हाँ जी। तैयार है क्या सब जर्नल एंट्री की चढ़ाई चढ़ने के लिए? देखो, जर्नल एंट्री ना अकाउंटेंसी के सिलेबस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि अब से आगे आने वाले सभी चैप्टर्स, चाहे वो 11th क्लास के हों, चाहे वो 12th क्लास के हों, चाहे 12th के बाद आपकी किसी हायर स्टडीज से रिलेटेड हों, उन सभी चैप्टर्स में कहीं ना कहीं जर्नल एंट्रीज यूज ज़रूर आएगी। इन शॉर्ट, जब तक आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं तब तक आप जर्नल एंट्री से पीछा नहीं छुड़ा सकते। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन आपने ध्यान दिया हो, मैंने इस चैप्टर को इंपॉर्टेंट कहा है, डिफिकल्ट नहीं कहा। क्यों? क्योंकि जर्नल एक बहुत ही आसान चैप्टर है यार। अगर आपको चार कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आते हैं तो। वो चार कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं वो अभी हम देखेंगे, लेकिन अगर ये चार कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में नहीं आते हैं, इसमें कुछ डाउट्स रह जाते हैं, तो जर्नल एंट्री आपके लिए रटने वाली चीज़ बन जाएगी, और रटने में अक्सर गलतियां हो जाती हैं। मैं चाहता नहीं हूं कि आप लोग गलतियां करें, और इसीलिए मैंने आज की ये वीडियो बनाई है जिसमें हम इन चार कॉन्सेप्ट का बहुत सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करने वाले हैं, ताकि इस वीडियो के खत्म होने के बाद जब आप जर्नल एंट्रीज एक्चुअली में करना स्टार्ट करेंगे तो आपका दिमाग और आपका हाथ दोनों मक्खन की तरह चलेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अब इस वीडियो में हम कौन से वो चार कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। क्विक रिकैप बिफोर वी स्टार्ट जर्नल एंट्रीज। कौन कौन से चार टॉपिक हैं? सबसे पहले 30 सेकंड के अंदर अंदर हम एक ट्रांजैक्शन के ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। दूसरा, हम ये समझेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हमें क्या बताता है, हमें क्या करने को बोलता है। ठीक है। तीसरा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, स्टार ऑफ दिस रिवीजन वीडियो। यही कॉन्सेप्ट, यही रूल्स आपको बताएंगे कि जर्नल एंट्री बनाते टाइम कौन से अकाउंट को आपको डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो इस पर हमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और लास्टली, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम ये समझेंगे कि इस बेसिस में, यानी एक्रूअल बेसिस में, हमें ट्रांजैक्शंस को कब रिकॉर्ड करना होता है। इसी के साथ आपको याद होगा हमने चार कॉन्सेप्ट भी समझे थे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, ये चार एडजस्टमेंट्स थे जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के चैप्टर में हमने समझे थे। इनके बारे में भी, जर्नल एंट्री में किस तरीके से इनका ट्रीटमेंट होता है, हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन। अभी तक हमने बहुत बार पढ़ लिया, और अभी भी हम रिवाइज वापस वही चीज करने वाले हैं कि जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है वो एक से ज्यादा अकाउंट्स को इंपैक्ट करेगा। मतलब एटलीस्ट दो अकाउंट होंगे या दो से ज्यादा हो सकते हैं। यही ये बात कर रहा है, एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैज एटलीस्ट टू एस्पेक्ट्स। यानी कि दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं, एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट्स। दो तो होंगे ही होंगे, आपको ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं मिलेगा जिसमें सिर्फ एक ही अकाउंट इंपैक्ट हो रहा हो। दो कम से कम होंगे, दो से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, इसी चीज को, दो या दो से ज्यादा अकाउंट जो इंपैक्ट होते हैं, एस्पेक्ट जो इंपैक्ट होते हैं, उसी को हम कहते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट या ड्यूअल इफेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ठीक है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, हमने फर्नीचर खरीदा, पैसा दिया, यानी आपने पैसा देकर फर्नीचर खरीदा है, तो कौन कौन से दो अकाउंट इंपैक्ट हो रहे हैं इसमें? पहला है फर्नीचर अकाउंट और दूसरा है कैश अकाउंट। सिंपल। ठीक है, ये था हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन। दूसरा कॉन्सेप्ट, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। देखो, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हमें क्या बताता है कि हमें एक ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करना है। यानी कि सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हमें बताता है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एक मेथड है जो एक बिजनेस अडॉप्ट करता है, किस चीज के लिए? अपनी बुक्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, हमने दो पढ़े थे। पहला था सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा था डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हम जर्नल एंट्री करते टाइम कभी भी यूज नहीं करेंगे। जर्नल एंट्री हमेशा डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को यूज करके ही की जाती है। और इसमें क्या करते हैं हम? एक ट्रांजैक्शन में चाहे जितने भी अकाउंट्स इंपैक्ट हो रहे हो, हम उन सभी अकाउंट्स को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, तभी ये कंप्लीट बनता है। सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता था, इसीलिए उसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोला जाता था। ठीक है, उसको आप भूल जाएंगे जर्नल एंट्री करते टाइम। एग्जाम के लिए शायद आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ सकता है, लेकिन जर्नल एंट्री करते टाइम आपको सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग याद रखना है। मतलब जो जो अकाउंट इंपैक्ट हो रहा है उन सभी को रिकॉर्ड करना है। ठीक है,
ओके, एक एस्पेक्ट उसमें से डेबिट होगा, एक एस्पेक्ट उसमें से क्रेडिट होगा। एटलीस्ट दो अकाउंट इंपैक्ट होते हैं, एक अकाउंट डेबिट, एक अकाउंट क्रेडिट। हो सकता है दो से ज्यादा हो, उसमें मल्टीपल डेबिट्स हो सकते हैं, मल्टीपल क्रेडिट्स हो सकते हैं, वो हम केस टू केस जब जर्नल एंट्री पोस्ट करेंगे, पास करेंगे, तब देख लेंगे उसमें। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेबिट साइड ऑफ जर्नल एंट्री हमेशा बराबर होगी क्रेडिट साइड ऑफ जर्नल एंट्री के। मतलब डेबिट का टोटल हमेशा क्रेडिट के टोटल के बराबर ही होगा। अगर नहीं है, इसका मतलब यह है या तो आपने कोई अकाउंट मिस कर दिया है लिखने से, या फिर जो आपने लिखा है, रिकॉर्ड किया है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ गलती हो गई है। अगर सब कुछ सही से रिकॉर्ड किया गया है, जर्नल एंट्री सही से पास की गई है, तो जर्नल एंट्री का टोटल डेबिट और क्रेडिट साइड का हमेशा मैच करेगा। ठीक है, फॉर श्योर। सेकंड पॉइंट भी हमारा क्लियर। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब देखो, दो अप्रोचेज हैं जो हमने अपने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट अकाउंट में अच्छे से पढ़े थे, लेकिन मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूं। दो अप्रोचेज है टोटल जो हमें रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट अप्लाई करने के लिए दी गई हैं। पहला, ट्रेडिशनल अप्रोच। इसके अंदर हम सभी अकाउंट्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला, पर्सनल अकाउंट्स, जो बंदों से रिलेटेड होता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है, यानी कि मैं, आप, राम, श्याम, इस तरह के, या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, किसी भी बंदे से रिलेटेड या किसी कंपनी से रिलेटेड अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं। दूसरा, बिजनेस की सारी एसेट्स रियल अकाउंट में क्लासिफाई होती हैं। जिन जिन चीजों पे बिजनेस का अधिकार है, बिजनेस ओन करता है, उनको हम रियल अकाउंट्स में क्लासिफाई करते हैं। और तीसरा, बिजनेस के सभी खर्चे, सभी नुकसान, सभी इनकम, सभी फायदे, यानी कि एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स, ये सब क्लासिफाई होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स में। ठीक है, और इनके रूल्स क्या क्या होते हैं। पर्सनल अकाउंट के लिए, बिजनेस जब किसी को कुछ दे रहा है तो जिसको मिल रहा है उसको हम डेबिट करते हैं। डेबिट द रिसीवर, जिसको कुछ मिल रहा है उसको डेबिट करो, जो दे रहा है उसको क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, रियल अकाउंट में क्या है, जब भी बिजनेस में कोई एसेट आती है, क्योंकि रियल अकाउंट्स एसेट से रिलेटेड होते हैं, जब भी बिजनेस में कोई एसेट आती है उसको डेबिट करो, जब बिजनेस में से कोई एसेट जा रही है तो उसको क्रेडिट करो। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फाइनल, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या है, बिजनेस के सभी खर्चे या सभी नुकसान, उनको आपको डेबिट करना है। सभी इनकम्स और सभी गेन्स को आपको क्रेडिट करना है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ये था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, और उन पे जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो। और आपको याद होगा हमने दो अप्रोचेस पढ़ी थी, पहला था ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है, हम सभी अकाउंट्स को 5 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से हैं, एसेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। 5 हो गए। अब एक बार इनको फटाफट समझ लेते हैं क्या क्या होता है। देखो, एसेट मतलब बिजनेस जो भी ओन करता है, जिस भी चीज पर बिजनेस का अधिकार है, उसको हम एसेट कहते हैं। लाइबिलिटीज मतलब जस्ट उल्टा, जब बिजनेस पर एक ऑब्लिगेशन है, एक ड्यूटी है कि वो कुछ पैसा या कुछ सर्विसेज या कुछ गुड्स आउटसाइडर को देगा, यानी कि बिजनेस के ऊपर ऑब्लिगेशन है या बिजनेस की ड्यूटी है आउटसाइडर्स के लिए, तो वो बिजनेस की लाइबिलिटी बन जाती है। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल होता है सर जो बिजनेसमैन ने या ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया है, उसको कैपिटल कहते हैं। ठीक है, रेवेन्यू एंड गेन्स मतलब बिजनेस में जो भी इनकम, जो रेवेन्यू, जो फायदा हो रहा है, वो सब रेवेन्यू एंड गेन्स में क्लासिफाई हो जाता है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस यानी बिजनेस के सारे खर्चे, सारे नुकसान, वो उससे रिलेटेड जो अकाउंट्स होते हैं वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की कैटेगरी में क्लासिफाई हो जाते हैं। अब रूल्स की बात करते हैं इनसे रिलेटेड। बिजनेस में जब भी एसेट इंक्रीज हो रही है तो आपको डेबिट करना है, जब भी एसेट डिक्रीज हो रही है तो आपको क्रेडिट करना है। एसेट से जस्ट उल्टा है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज बिजनेस में जब भी बढ़ रही है तो आपको क्रेडिट करना है, जब भी कम हो रही है तो डेबिट करना है। कैपिटल, कैपिटल पे लाइबिलिटी वाले ही रूल अप्लाई होते हैं। बिजनेस में जब भी कैपिटल बढ़ रही है तो आपको उसको क्रेडिट करना है, कम हो रही है तो डेबिट करना है।
रेवेन्यू एंड गेन्स में भी लाइबिलिटी और कैपिटल वाले रूल्स ही अप्लाई होते हैं। जब भी रेवेन्यू एंड गेन्स बिजनेस में बढ़ रहा है तो आप उसको क्रेडिट करोगे, और जब भी कम हो रहा है आप उसको डेबिट करोगे। उसी तरीके से एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंस एंड लॉसेस पे एसेट वाला रूल अप्लाई होता है। जब भी बिजनेस में एसेट्स बढ़ रहे हैं तो वो डेबिट होते हैं, जब बिजनेस में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कम हो रहे हैं तो वो क्रेडिट होते हैं। मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है, जिसको अगर आपने ध्यान से समझ लिया, याद कर लिया, तो डेबिट क्रेडिट रूल्स को आप कभी नहीं बोलोगे। क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा सर हमारे पास 5 तरह की कैटेगरीज हैं, हर के लिए डेबिट क्रेडिट रूल्स याद रखने हैं, यानी कि टोटल हमारे पास 10 रूल्स हो गए याद रखने के लिए। नहीं, आपको सिर्फ 2 ही चीजें याद रखनी है, वो मैं आपको बताता हूं किस ट्रिक का यूज करना है। ठीक है, मेमोरी ट्रिक क्या है इस चीज की? देखो मैंने ना क्या किया है, यहां पे मैंने सभी कैटेगरीज के इनिशियल्स लिख दिया, यानी ए फॉर एसेट्स, एल फॉर लाइबिलिटीज, सी फॉर कैपिटल, आर फॉर रेवेन्यू जिसमें गेन्स भी इंक्लूड होता है, बट मैंने फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर ले लिया। उसी तरीके से एक्सपेंसेस जिसमें लॉसेस भी आते हैं, बट मैंने एक्सपेंसेस का ई ले लिया। अब थोड़ी सी इंग्लिश ग्रामर का इस्तेमाल करो आप, वहां पे यहां पे इंग्लिश ग्रामर थोड़ी सी काम आने वाली है। ए और ई वॉवल्स होते हैं, एल, सी और आर कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी कि वॉवल्स पे सेम रूल अप्लाई हो रहा है, कॉन्सोनेंट्स पे सेम रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, क्या अप्लाई हो रहा है? जब भी बिजनेस में वॉवल्स यानी कि ए फॉर एसेट्स और ई फॉर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो आपको डेबिट करना है। अब मान लो फिर क्वेश्चन आता है जब कम हो रहे हैं तो क्या करना है? देखो जब बढ़ने पर हम डेबिट कर रहे हैं तो कम होने पर क्रेडिट करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स जब भी बिजनेस में बढ़ रहे हैं तो आपको क्रेडिट करना है। वॉवल्स यानी एसेट और एक्सपेंसेस पे सेम रूल अप्लाई होता है, कॉन्सोनेंट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू पे सेम रूल अप्लाई होता है। और आपको सिर्फ बढ़ने वाला रूल याद रखना है, कम होने वाला उसका जस्ट उल्टा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वॉवल्स बढ़े तो डेबिट करो, कॉन्सोनेंट्स बढ़े तो क्रेडिट करो। उसके इसमें फिर वॉवल्स अगर कम होंगे तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे यहां पे। ठीक है, इन केस ऑफ डिक्रीज, और कॉन्सोनेंट्स अगर डिक्रीज होंगे तो आप उनको डेबिट कर दोगे। आपको बस ये 2 चीजें जो मैंने यहां पे लिखी हैं वो याद करनी है, बाकी की 8 चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। ठीक है, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स बढ़े तो डेबिट, कॉन्सोनेंट्स बढ़े तो क्रेडिट, दैट्स इट। और देखो दोनों अप्रोचेस हैं, आप दोनों में से किसी भी अप्रोच का यूज कर सकते हैं डेबिट क्रेडिट रूल्स अप्लाई करने के लिए, लेकिन हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन का यूज करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से वो ज्यादा लॉजिकल है, लेस कंफ्यूजिंग है। और आपको याद होगा हमने एक चैप्टर पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन, और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ये जो इक्वेशन है ना वो भी मॉडर्न क्लासिफिकेशन पे ही बेस्ड है, इसलिए आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी मॉडर्न क्लासिफिकेशन का यूज करना ज्यादा सही रहेगा। आई एम नॉट सेइंग कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को भूल जाओ, एग्जाम में क्वेश्चंस ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के आ जाते हैं, पर जर्नल एंट्री करते टाइम, अकाउंटिंग करते टाइम आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन यूज करना चाहिए, दैट इज माय रिकमेंडेशन। और जब हम जर्नल एंट्री समझेंगे तब मैं आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही समझाऊंगा, पर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन का यूज करके एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और ट्रेडिशनल अकाउंट क्लासिफिकेशन का यूज करके वही अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ऐसा कभी भी नहीं आएगा, रिजल्ट हमेशा सेम होगा। तो नॉट टू वरी, आपको जो सही लगता है आप वो यूज कर सकते हैं, बट हम यहां पे प्रैक्टिस जो करेंगे वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन का यूज करके ही करेंगे। ठीक है, क्लियर? रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट भी खत्म, और इस मेमोरी ट्रिक का यूज करके आप बहुत आसानी से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, दैट्स इट। ठीक है, अब चलते हैं अपने चौथे और आखिरी टॉपिक की तरफ, जो इस चैप्टर का है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमें क्या बताता है कि हमें अपने बुक्स में इनकम्स और एक्सपेंसेस को कब रिकॉर्ड करना चाहिए, ये टाइम बताता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? एक मेथड है जो बताता है, डिटरमाइन करता है व्हेन इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 2 बेसिस थे टोटल, पहला कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को आप भूल जाओ, जर्नल एंट्री करते टाइम कभी भी फॉलो नहीं होगा।
जर्नल एंट्री के टाइम पे। जर्नल एंट्री एक्रूअल बेसिस को ही फॉलो करती है, और एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है, हमें इनकम को तब रिकॉर्ड करना चाहिए जब वो अर्न की गई है, भले ही उसके लिए हमें पैसा मिला है या नहीं मिला, पहले मिल गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में मिलेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्न कब करी है उस चीज पे फोकस करना है। उसी तरीके से एक्सपेंसेस को हमें तब रिकॉर्ड करना है जब हमने इनकर किए हैं, जब हमने खर्चा किया है। पेमेंट पहले कर दिया, बाद में कर दिया, नहीं किया, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम 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 कब रिकॉर्ड करनी है, जब अर्न कर ली हो। एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करना है, जब इनकर कर लिया हो। ठीक है, क्लियर है। और इसी के बेसिस पे आपको याद होगा हमने 4 एडजस्टमेंट्स पढ़े थे। सर कौन से 4 एडजस्टमेंट्स हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहला, ये कौन सा एक्सपेंसेस है? ऐसा खर्चा जो हो गया है लेकिन जिसका पेमेंट आपने नहीं किया है, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सर एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है, आपके बिजनेस में एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, मार्च मंथ में उन्होंने काम किया, लेकिन आपने उनकी सैलरी मार्च मंथ में 31 मार्च तक पे नहीं करी, यानी उन्होंने काम किया आपके बिजनेस में मार्च मंथ में, यानी खर्चा तो हो गया है, आपने पे भले ही नहीं किया, राइट। तो ये बिजनेस की एक लाइबिलिटी बन जाएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी बन जाएगा, और आउटस्टैंडिंग जो खर्चा होता है ना वो लाइबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि बिजनेस इज लाइबल टू पे द अमाउंट इन फ्यूचर। फ्यूचर में बिजनेस वो अमाउंट एम्प्लॉयज को पे करेगा, तो बिजनेस की ये लाइबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है अमाउंट पे करने की। इसीलिए जब भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा उस पे मॉडर्न क्लासिफिकेशन के लाइबिलिटी वाले रूल अप्लाई होंगे। और लाइबिलिटी वाले रूल क्या था? लाइबिलिटी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट जब भी बढ़ेगा, यानी लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगी बिजनेस में तो हमें उसे क्रेडिट करना है, जब कम होगी तो ऑटोमेटिकली वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस दूसरा, ये क्या होता है? ये जस्ट उल्टा होता है, ऐसा खर्चा जो हुआ नहीं है अभी तक लेकिन हमने पे कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो बिजनेस ऑफिस जिस बिल्डिंग में है उसमें आपने अप्रैल मंथ का रेंट मार्च में ही दे दिया। रेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल पेड इन एडवांस इन मार्च इटसेल्फ, मतलब मार्च में आपने पेमेंट कर दिया अप्रैल मंथ के लिए। ये बिजनेस की एक एसेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि खर्चा आपने आज कर दिया जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। तो जब भी फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिलने वाला होता है ना, वो बिजनेस की एसेट बन जाती है, बिकॉज बिजनेस विल रिसीव द बेनिफिट इन फ्यूचर। जो पैसा आपने आज दिया है उसका जो बेनिफिट है वो आपको 1 महीने बाद मिलने वाला है, इसलिए बिजनेस की एसेट बन गई। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के रूल्स यानी डेबिट क्रेडिट रूल्स अप्लाई करते टाइम प्रीपेड एक्सपेंसेस पे एसेट वाले रूल अप्लाई होंगे। एसेट वॉवल है, वॉवल यानी एसेट जब भी बिजनेस में बढ़ता है तो आप उसको डेबिट करते हो, कम होता है तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे। ठीक है। एक्रूड इनकम, ये क्या होता है? ऐसी इनकम जो आपने कमा ली है लेकिन आपको मिली नहीं है। मतलब मान लो आपने किसी को लोन दिया, हर महीने आपके पास इंटरेस्ट आता है, लेकिन मार्च मंथ खत्म हो गया, आपके पास मार्च मंथ का इंटरेस्ट अभी तक आया नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कमाया नहीं है, कमा तो लिया है, बस आपको पैसा नहीं मिला उसका, तो वो हो जाएगी आपकी एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम होती है बिजनेस की एसेट। क्यों? क्योंकि आपका अधिकार है उस इंटरेस्ट के पैसे पर फ्यूचर में लेने का उस पर्सन से जिसको आपने लोन दिया है, तो वो इंटरेस्ट का पैसा आप उस पर्सन से रिकवर कर सकते हैं इन फ्यूचर। जहां पे अधिकार की बात आ जाती है वो बिजनेस की एसेट बन जाती है। बिजनेस हैज राइट टू रिसीव द अमाउंट इन फ्यूचर। तो जब भी क्वेश्चन में एक्रूड इनकम का केस आएगा तो आप उसको एसेट की तरह ट्रीट करेंगे और एसेट वाले डेबिट क्रेडिट रूल्स लगाएंगे। एसेट वॉवल है, वॉवल बिजनेस में बढ़ेगा तो डेबिट करना है, कम होगा तो क्रेडिट करना है। ठीक है। अनअर्ड इनकम, ये जस्ट उल्टा है एक्रूड इनकम का। ऐसा पैसा, ऐसी इनकम जो आपने अभी तक कमाई नहीं है लेकिन उसका पैसा आपको मिल गया है। जैसे पेमेंट, आपको मान लो एक कस्टमर ने पैसा दे दिया मार्च मंथ में और वो बोल रहा है कि इसके अगेंस्ट में मुझे गुड्स या सर्विसेज जो है वो अप्रैल मंथ में दे देना। पैसा आपके पास एडवांस में आ गया लेकिन आपने वो कमाया नहीं है अभी तक, वो हो जाती है बिजनेस की लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि आपको जो एडवांस में पैसा मिल गया उसके अगेंस्ट में ये आपकी ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है गुड्स देने की या सर्विसेज प्रोवाइड करने की इन फ्यूचर। जब भी ऑब्लिगेशन या ड्यूटी की बात आती है वो बिजनेस की लाइबिलिटी बन जाती है। डेबिट क्रेडिट रूल्स अप्लाई करते टाइम आप उसको लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे। लाइबिलिटी होता है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट बढ़ता है अगर तो आप उसको क्रेडिट करोगे,
कॉन्सोनेंट कम होता है तो आप उसको डेबिट करोगे। थोड़ा थोड़ा फ्लेवर आपको मिला होगा कि एसेट में, लाइबिलिटीज में कब हमें डेबिट करना है, कब हमें क्रेडिट करना है। 3 या 4 एग्जाम्पल्स जब आप जर्नल एंट्री के सॉल्व कर लोगे, आपका दिमाग एकदम चीरे की तरह दौड़ने लगेगा कि कौन से अकाउंट को हमें वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स वाली ट्रिक यूज करके डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। ये 4 वो ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जो मुझे लगता है कि आपको जर्नल एंट्री स्टार्ट होने से पहले रिवाइज करने की बहुत जरूरत थी। अगर क्लियर नहीं है तो यू कैन लेट मी नो योर डाउट, पर जर्नल एंट्री पे पहुंचने से पहले इन सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम जर्नल एंट्री पोस्ट करना, पास करना स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।